देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। जिन्होंने आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया, स्वतंत्र धर्म का सम्मान अधिकार और हर आस्था का सत्कार, और इसी के नाते आज पूरे देश में और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा, उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था, सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी कमी की। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सूअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी, तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहां बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है, मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है, और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की बात, 8 लाख 8 हजार करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट मिला। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं,
23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहां तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूं, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जब उस समय बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक शेर पढ़ा था। शेर तो याद ही होगा सब लोगों को, जिस दिन से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये तो पढ़ा था जी। सरकार यदि राह सूचक मील का पत्थर देखती तो उसे पता चलता कि यह उल्टी दिशा की ओर चल रही है। सरकार के इस शेर के उत्तर में जनता बोल रही है, आंखों में अमीरों की बस कोठियां रहीं, तभी तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सच यह सुने हजूर, खुशियां हैं बहुत दूर, अपने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का घर नहीं देखा। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी समस्याएं हैं बजट में। जनता के सामने बहुत सी योजनाएं थी, सिंचाई विभाग की बहुत सी योजनाएं थी। मध्य योजना कितने समय से अधूरी पड़ी है, इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई भी हो सकती थी। करीब करीब 30-35 साल हो गए हैं, डैम भी बन गया है। अब किसानों की सिंचाई के लिए इस बजट में रख देना चाहिए था। बाढ़ सागर योजना हमने पूरी कर दी थी। अब पता लगा लीजिएगा, मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल में पानी उस तरीके का नहीं जाता, उसमें भी व्यवस्था कर देते। जहाँ जहाँ अधूरी योजना है उसे पूरा करा देते। कन्हर योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। इसी तरीके से पूर्वांचल में सरयू परियोजना से 8 जिले पूर्वांचल के सिंचाई में थे, उद्घाटन भी हो गया। 95% तो मैंने ही पूरा करा दिया था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में जलाशय डैम मैंने कई बनवा दिए थे। मैंने देखा कि 2 साल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है बुंदेलखंड में पानी की, लेकिन क्या उन जलाशयों के लिए इस बजट में रख दिया गया होता? तो इसलिए मैंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। विद्युत व्यवस्था में, अभी मंत्री जी बोल तो रहे थे, बहुत कुछ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और संपूर्ण गांव में 20 घंटे। हम तो यही मंत्री जी अगर सामने होते तो कम से कम गांव में 10 घंटे रात को, 10 घंटे दिन में बिजली दे दो, इतना ही बिजली दे दो। अगर इतना नहीं दे पाते हो तो कम से कम 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात को, ये व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, हम तो जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही है कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो कह रहे थे मंत्री जी कह रहे थे उतना सुधार अभी नहीं है। इतना देखिए विजिलेंस के द्वारा और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फ़ोटो खींच लेता है और जो कि फ़ोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपये की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई, ये लगता है कि ये सब बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़-चढ़ के बातें हो रही हैं और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है इससे। लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थीं कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम दूसरे स्थान पर थे और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़ चढ़ के बताई जा रही हैं। तो ये आंकड़ा सामने है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश आज 5वें पोजीशन खिसक गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, गुजरात की अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई। महाराष्ट्र 42.77 लाख करोड़, तमिलनाडु 21.55 लाख करोड़, कर्नाटक 28.9 लाख करोड़ रुपया, गुजरात 27.9 लाख करोड़ के बाद उत्तर प्रदेश की GSTB 24.99 लाख करोड़ रुपए है। सरकार से सच्चाई को स्वीकारने में और अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारने की बजाय झूठ का पर्दा डाल रही है। जैसे जैसे जब बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हर साल बजट का आकार बढ़ाने का औचित्य क्या है, समझ से परे है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का मंत्रालय चाहिए, किस तरह के मंत्री और विधायक सांसद चाहिए आपको? यदि आप नहीं सोच सकते तो देश ऐसे ही चलेगा। यदि आप सोच सकते तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप हमारे प्रयासों को सराहना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर इंस्पायर है कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। आप उस पर बात नहीं करेंगे और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। नमामि गंगा योजना के माध्यम से
गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया और जिसमें लूट खसोट की हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। तो गंगा का जल आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जहाँ तक इस मेगा बजट का सवाल है और इस मेगा बजट के आकार का सवाल है, तो ये बहुत ही आकर्षक है। निसंदेह इसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का उल्लेख है। मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर इंस्पायर है कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। ये सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, ये इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समाज का चाहे कोई भी अंग हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो साथ रहते रहते धीमे धीमे पूरे समाज को खा करके खोखला करने का काम करता है। और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ कि इसका सीधे सीधे असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुलेआम मैंने ये मुद्दा इस सदन में उठाया, तमाम साक्ष्य तमाम प्रपत्रों के साथ। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जहां तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आप पैसे का आवंटन कर रहे हैं, वहां भगवान महावीर के 24 के 24 तीर्थंकरों के लिए, बौद्ध स्थलों के लिए, नानक देव के तमाम गुरुद्वारों के लिए, कबीर की किसी बैठकी के लिए आपने पैसे का आवंटन नहीं किया है। मान्यवर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। यू हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। आप अपने मौके पे बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिए। चलिए ठीक है विजय जी, मैं बोलूं उसके बाद बोलिए। I might have made objections to what you said, but I didn't raise that voice. पल्लवी जी बोलिए। आप बोलिए। मान्यवर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? इतना भेदभाव, आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मान्यवर बांट तो आप स्वयं ही रहे हैं ना। महाकुंभ का एक आयोजन हुआ जो हम सभी के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, बड़ा ही गौरव देने वाला विषय है। और स्वयं सरकार ने आगे बढ़ करके इसमें व्यवस्थाओं करने की जिम्मेदारी ली थी, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी जिसमें सरकार पूर्णतः विफल हुई। और अब जब महाकुंभ का ये आयोजन खत्म हो चुका है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गंगा में हुए गंगा के प्रदूषण से गंगा को निजात दिलाया जाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गंगा भारत का प्राण है, गंगा भारत की विभिन्न संस्कृतियों का आधार और भारत की आध्यात्मिक यात्रा का साक्षी है। यह दुर्भाग्य है हम सभी लोगों के लिए जो गंगा को आज इस परिस्थिति में देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने नमामि गंगा योजना के माध्यम से गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया और जिसमें लूट खसोट की हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो गंगा जो प्राकृतिक अल्केमिस्ट है उसका अनुपात भी बिगाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा ना करे, आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। जो गंगा का जल
आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। मान्यवर, आप ही बोल लीजिए। बोलिए बोलिए आप बोलो। बोलने दीजिए भाई। भारत इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और महत्वपूर्ण तथ्य ये है मान्यवर कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और कृषि प्रधान राज्य में जहां जनसंख्या का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, आज वही किसान परेशान है खाद DAP के लिए, वही परेशान है आज बीज न मिलने से, आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, तो रात दिन बढ़ते कर्ज से परेशान है, मजबूर है खेती छोड़ने के लिए और अंततः आत्महत्या करने के लिए। मैं पूछती हूँ सरकार से, मैं पूछती हूँ सत्ता पक्ष से कि क्या संवेदनाएं हैं आपकी, क्या नीति है आपकी किसान और खेत से जुड़े हुए इन खेतों की और खेत से जुड़े हुए इन किसानों की सुरक्षा के प्रति। इस प्रदेश में युवाओं की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। हम ये जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा रहा, उसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग ने भी कहा कि 6800 छात्र छात्राओं के प्रति गलत हुआ है, जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर एक बात का जवाब दीजिए कि इको गार्डन में जो 6800 बैठे हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं, इसका जवाब सदन आपसे मांगता है। शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं, ये बात इसी बात से प्रदर्शित हो जाती है कि कैसे आपने लगभग 27,000 परिषदीय स्कूलों पर ताला लगाने का सोच लिया और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रदेश का छात्र हो या इस प्रदेश का युवा हो, बहुत बेहतर तरीके से ये समझ चुका है कि सरकार हमारे मुद्दे पे संवेदनहीन है और उदासीन है, क्योंकि अगर यही मुद्दा गुजराती गैंग से जुड़ा हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार शीर्षासन करने लग गई होती। आप कहते हैं कि विपक्ष ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। पल्लवी समय Just 30 seconds. मान्यवर, ये बात भी स्वीकार कर ले कि आज इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया आपकी सरकार का हिस्सा है, तो इस पर भी जवाब दे दीजिए। जब भी किसी भी समस्या पर बात करो माननीय सरकार, तो सरकार कहती है, मसलन यदि आप इनसे पूछ लें कि बिजली इतनी महंगी क्यों, तो बोल देते हैं हमारे हाथ में नहीं। आप इनसे बोल दीजिए कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दो, तो बोलते जरूरत नहीं। आप इनसे बोलिए महंगाई बेरोजगारी कहाँ जा रही है, तो बोलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी छोड़ रही। और बाकी किसी और समस्या पे बात करो तो बोल देते हैं नेहरू गांधी माया मुलायम छोड़ गए। मैं आपसे कहती हूँ, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, जो सरकार की नीतियों का विरोध ना कर रही हो, लेकिन आप उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। इसलिए विचार नहीं कर रहे क्योंकि सत्ता ही आपका सिद्धांत है। इसलिए अंत में अपनी बात को कहते हुए कि आपसे निवेदन है, फर्जी आंकड़ों की इस लिखित बाजीगरी को आप वापस लें और एक बार फिर से देखिए कि बजट का सही स्वरूप क्या है, क्या मांग है जनता की, क्या चाहती है। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को मान्यवर में लिखित रूप से टेबल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ उन मांगों को भी बजट में समावेश किया जाए। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय संविधान। बात जनता के मुद्दों की हो, छात्रों के मुद्दों की हो, रोजगार के मुद्दों की, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो या फिर किसानों के मुद्दे पर हो, तो निश्चित रूप से बैठे हुए अन्य समर्थित विधायकों द्वारा जो समान विचारधारा वाले हैं उनका समर्थन टेबल थपथपा के मिलना चाहिए। ये इस बात का संकेत होता कि हाँ, वो मुद्दों के साथ वो भी उनकी विचारधारा भी मैच करती है और वो मुद्दे सरकार द्वारा सुने जाने चाहिए सीरियसली। लेकिन दुर्भाग्य, अपने सांसद, अपने संबंधित पार्टी के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के सपोर्ट सिस्टम, उनके सपोर्ट एटीट्यूड एंड एक्शन से भी लोग ये माननीय विधायक सीखने को तैयार नहीं। संसद की कार्यवाही में आदरणीय अखिलेश यादव जी हों या सिंह दूसरे सांसद हों, हर आदमी के साथ पूरी टीम, सांसदीय टीम एक दूसरे को मानसिक सपोर्ट देती है, जो उस मुद्दे को ताकत देता है। जनता की आवाज़ है, जनता की आवश्यकता है कि पूरी सदन, पूरा संसदीय व्यवस्था उस सीरियस मुद्दे को सुने
और समझे और उसका सपोर्ट करे सरकार खुद और उसका मंत्रालय। मगर वही चीज़ विधानसभा में भी अप्लाई होती है। दुर्भाग्य कि हमारे माननीय विधायक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर सरकार क्या सपोर्ट करेगी और क्यों करेगी? आप हमारी बातों से सहमत हैं? कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।